बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। सृष्टि हिंदी पाठमाला में आज का विषय है पाठ 6 केतन और चेतन। आज यह पूरा पाठ हम आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। केतन और चेतन यह एक कहानी है, ठीक है। इस कहानी में यह बताया गया है कि संसार में जीवन जीने के लिए हमेशा बुद्धिमान रहना चाहिए। यहाँ मूर्ख के लिए कोई जगह नहीं है और आपस में हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति अपने मन में द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। इस कहानी को पढ़ने से हमें यही सीख मिलेगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं कि किसी देश में केतन और चेतन नाम के दो भाई रहते थे। क्या नाम था उनका? एक का नाम था केतन और दूसरे का नाम था चेतन, ठीक है। केतन बड़ा था, वह होशियार था। केतन बड़ा था, वह समझदार था, होशियार था, और चेतन छोटा था और भोला भाला था, सीधा था। एक दिन केतन ने चेतन से कहा कि मेरे भाई, अपनी पुश्तैनी चीज़ों का हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। केतन ने एक दिन चेतन से कहा, मतलब बड़े भाई केतन ने अपने छोटे भाई चेतन से कहा, क्या कहा कि भाई, मेरे भाई, प्यार से कहा, मेरे भाई, हमें अपने जो पुश्तैनी चीज़ें, मतलब पूर्वजों की दी हुई जो चीज़ें हैं, बची हुई पूर्वजों की जो चीज़ें हैं, उन्हें हमें आपस में बंटवारा कर लेना चाहिए। केतन ने कहा हमारे पास तब इस पर जब केतन ने बंटवारे की बात की तो चेतन सोचा बड़े भैया हैं, ठीक ही कह रहे हैं। वह मान गया और धीरे से जवाब दिया, कहा भैया आप ठीक कह रहे हैं, उन चीज़ों को भीतर बंद रखने से क्या फ़ायदा, हमें बंटवारा कर ही लेना चाहिए। तब केतन ने कहा, क्या कहा कि हमारे पास जो कंबल है उसे सर्दी की रातों में मैं ओढ़ूंगा। पहले बंटवारा किस चीज़ का हुआ? कंबल का। वह केतन के पास था। उसने कहा मेरे पास एक कंबल है पुश्तैनी, उसे सर्दी की रात में मैं ओढ़ूंगा और सर्दी के दिन में तुम ओढ़ना, बंटवारा बराबर है। चेतन ने कहा ठीक है। वह सोच रहा था मेरा बड़ा भाई है और ये मेरे लिए गलत नहीं करेगा। किसी के ऊपर कभी इस तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है, कि कौन किसके लिए गलत कर सकता है, कौन किसके लिए नहीं। यही इस कहानी में दर्शाया गया है। चेतन तो ये सोच रहा था कि ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे साथ कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। वह मान गया, कहा ठीक है। उस दिन से चेतन कंबल दिन में ओढ़कर सोने की कोशिश तो ज़रूर करता, मगर गर्मी सहन नहीं होता और गर्मी सहन नहीं कर पाने की वजह से कंबल को उतार फेंकता। इस तरह कंबल से तंग होकर चेतन कंबल को धूप में सुखाकर अलमारी में रख देता, ठीक है। और रात में केतन कंबल ओढ़कर चैन की नींद सोता। जब केतन सोता था तो वहीं दूसरी तरफ सर्दी में ठिठुरता हुआ उसका छोटा भाई चेतन रात भर बैठा रहता था ठंडी के मारे, ठीक है। उसको ठंडक लगती थी, उसकी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। कुछ दिनों के बाद एक दिन केतन ने चेतन से फिर कहा, क्या कहा? चेतन, हमारे बगीचे में जितने फलदार वृक्ष हैं, केतन ने चेतन से कहा कि चेतन, हमारे बगीचे में जितने फलदार वृक्ष हैं, ठीक है, उसका बंटवारा हमें कर लेना चाहिए। चेतन ने कहा ठीक है। फिर केतन यहाँ भी होशियारी लगाया और उसने कहा पेड़ पौधों का जो निचला हिस्सा है उसकी देखभाल तुम करना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है, और ऊपरी हिस्से की जिम्मेदारी मेरी है, उसकी देखभाल मैं करूँगा। चेतन ने कहा ठीक है, वह फिर मान गया। अब हुआ क्या? चेतन पेड़ पौधों के निचले हिस्से की साफ सफाई करता, उसे खाद पानी देता। इस तरह बहुत जल्दी उसमें फल लगने लगते थे और केतन क्या करता? फल तोड़कर मज़े से खाता और अपनी होशियारी पर गर्व, मतलब अभिमान करता। उसे बड़ा अभिमान था अपनी बुद्धिमानी पर कि मैं तो बहुत होशियार हूँ। कुछ दिन ऐसे बीतने लगे, ठीक है। कुछ दिन बीतने के बाद केतन ने कहा चेतन, हमारे पास एक गाय है। इनकी एक पुश्तैनी गाय भी थी, पुरखों द्वारा दी गई एक गाय भी धरोहर के रूप में थी इनके पास। उसका बंटवारा केतन ने किया। उसका भी हम बंटवारा कर लेते हैं। किसका? गाय का। ऐसा केतन ने चेतन से कहा। तो चेतन ने कहा ठीक है। वह अपने भाई के ऊपर विश्वास करता था। तो केतन ने बंटवारा गाय का कैसे किया? कहा कि चेतन, हमारे पास जो गाय है उसका अगला हिस्सा तुम ले लो और पिछला हिस्सा हमको दे दो। तुम आगे रहना, हम पीछे रहेंगे। बुद्धिमानी देखिए, कह रहा है तुम अगला हिस्सा ले लो, तुम आगे रहना और हम पीछे ही रहेंगे। खुद तो पिछला हिस्सा लिया, संतोष भी कर रहा है केतन, ठीक है। और संतोष में क्या है? बेईमानी है उसके मन में, अपनी बुद्धिमानी पर उसे अभिमान है।
फिर भी चेतन ने कहा ठीक है भैया, जैसा आप कह रहे हैं। चेतन ने कहा भैया आज तक आपने जैसा कहा मैंने वही बात माना, आपकी बात कभी भी मैंने मानने से इनकार नहीं किया, आपकी जैसी मर्जी होगी वैसा ही मैं करूँगा। देखिए कितना भाई भक्त है, भरोसा कर रहा है, लेकिन बड़ा भाई कितना ही इसके साथ धोखा कर रहा है। उस दिन के बाद चेतन गाय को खिला पिलाकर अच्छी तरह देखभाल करता और केतन गाय का दूध दोकर उसका दूध पी लेता था। कुछ दिनों के बाद चेतन की दुर्दशा होने लगी, मतलब हर चीज़ में केतन ने होशियारी दिखाई तो इसके पास बचा क्या। आप ही सोचो, रात भर ठंडक में ठिठुरता था, कंबल नहीं था इसके पास। उसके बाद पेड़ की देखभाल करता था तो फल वो तोड़ के बेचता था और खाता था, मौज करता था। पूरे दिन गाय को खिलाता था, उसकी देखभाल करता था तो गाय का दूध दूकर केतन उसे मज़े से पीता था। तो इस तरीके से हर जगह केतन ने बेईमानी ही की, लेकिन चेतन फिर भी कभी उसका जवाब नहीं दिया और हमेशा तकलीफ ही उठाता रहा। एक दिन की बात है, चेतन बहुत परेशान था, ठीक है। उसकी दुर्दशा देखकर एक बुढ़िया ने उससे पूछा तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो। तब चेतन ने जवाब दिया कि चाची मेरे भैया मुझसे जो कहेंगे मैं वही कार्य करूँगा, क्योंकि भैया मुझसे बड़े हैं, वे जैसा चाहते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। ऐसा कहकर उसने बुढ़िया को सारी कहानी बता दी। बुढ़िया को मतलब बुढ़िया चाची को अपनी सारी कहानी बता दी। तब बुढ़िया ने कहा बेटा तुम एक काम करना, क्या, उस कंबल को दिन में भिगो कर रखना, ऐसा करने से केतन कंबल ओढ़कर नहीं सो पाएगा। अगर वह तुमसे कंबल भिगोने का कारण पूछे तो तुम साफ कहना कि कंबल दिन में मेरे पास रहता है, मैं उसके साथ जो कुछ भी करूं कर सकता हूं। ऐसा कहने पर वह चुप हो जाएगा और कुछ कहेगा नहीं। इसी तरह से फिर बुढ़िया चाची ने बताया कि फल तोड़ने के लिए केतन जब पेड़ पर चढ़ेगा तब तुम कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को काटने के लिए जाना, तब वह डरकर जड़ काटने के लिए मना करेगा। जब वह जड़ काटने के लिए मना करेगा तब तुम पेड़ के निचले हिस्से के मालिक हो, ऐसा उससे कहना कि पेड़ का निचला हिस्सा तो हमारा है, तुम अपने हिस्से के साथ कुछ भी कर सकते हो। जब तुम ऐसा कहोगे तो केतन समझ जाएगा। जब वह गाय को दुहने जाएगा, गाय के बारे में भी बताई बुढ़िया चाची कि जब वह गाय को दुहने जाएगा केतन, तो तुम क्या करना, एक डंडा लेकर जाना और गाय के सिर पर मारने का नाटक करना। तब केतन तुम्हें गाय की पिटाई करने से मना करेगा। उस पर तुम कहना कि गाय के अगले हिस्से के तुम मालिक हो और तुम अपने हिस्से के साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो, तुम्हारी मर्जी। ऐसा जब तुम करोगे तो वह चालाकी छोड़कर तुम्हारे साथ बराबरी का हिस्सा बांटेगा, मतलब वह होशियारी बंद कर देगा और हर चीज़ में तुमको भी बराबर का साझीदार बनाएगा। चेतन बुढ़िया की बात सुनकर चुप हो गया। कुछ समय के लिए वह चुप हो गया। वह अपने बड़े भाई को कभी जवाब नहीं देना चाहता था। अपने बड़े भाई के सामने उसने कभी आवाज़ नहीं उठाई थी, फिर भी मन ही मन खुश हुआ और बुढ़िया की बातों पर अमल करने का निश्चय किया। दूसरे दिन सुबह उठकर चेतन ने गाय का गोबर उठाकर फेंका, फिर उसे अच्छी तरह दाना पानी खिलाया। उसी समय केतन हाथ में बाल्टी लेकर अपने कमरे से बाहर आया। बाल्टी लेकर वह गाय को धोने के लिए बैठ गया। जैसे ही केतन ने गाय को धोने के लिए हाथ को आगे बढ़ाया, चेतन ने गाय को एक डंडा मारने का नाटक किया। जब केतन धोने के लिए बैठा, हाथ आगे बढ़ाया बाल्टी नीचे रख करके, तब तक चेतन ने गाय के सिर पर एक डंडा मारने का नाटक किया, मतलब मार दिया। गाय घबरा गई, वह झट से पीछे की तरफ हट गई। उसकी टांगों से लगकर केतन की बाल्टी गिर गई। केतन भी घबरा गया और अचानक वह सोचने लगा कि यह क्या हो गया। जब उसने सिर उठाकर ऊपर देखा तो देखा चेतन गाय के सामने एक डंडा लेकर खड़ा, गाय को मारना ही चाह रहा है। इस पर केतन ने कहा, अरे तुम यह क्या कर रहे हो, तुम गाय की पिटाई क्यों कर रहे हो, तुम देखते नहीं मैं दूध दूह रहा हूँ, रोज़ सवेरे दूध पिए बगैर मैं नाश्ता नहीं करता। केतन चेतन से कह रहा है, मतलब बड़ा भाई छोटे भाई से कह रहा है। इस पर छोटे भाई चेतन ने कहा, गाय का अगला हिस्सा मेरा है, मैं जो चाहूँ करूँ, तुम्हें क्या। चेतन ने शांति से उत्तर दिया। उसके बाद केतन ने जितनी बार भी गाय को धोने की कोशिश की, चेतन गाय को धीरे से डंडा मारता। केतन नाराज हो गया। वह समझ गया कि अब दूध धोना मुश्किल है। उसके समझ में यह बात आ गया कि चेतन अपने अगले हिस्से पर हावी है और अब गाय का दूध धोना मेरे लिए मुश्किल काम है, मतलब धोने नहीं देगा। सर्दी के दिन थे, मतलब ठंडी का दिन था। रात में जब खा पी कर केतन सोने की तैयारी कर रहा था और
वह चेतन के पास कंबल लेने के लिए आया तो देखा कि कंबल पूरी तरह पानी में भीगा हुआ है। इतने पर तो केतन को बड़ा क्रोध आया और उसने चेतन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने कहा कि कंबल को तुमने क्यों भिगोया? अब रात को मैं क्या ओढ़कर सोऊंगा? चेतन ने कहा। शांति से उत्तर दिया चेतन ने, लड़ाई नहीं किया। उसने शांति से कहा, दिन के समय कंबल मेरा है, मैं भिगोऊं या कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या? उस दिन सारी रात केतन ठंड से ठिठुरता रहा। वह धीरे धीरे जान गया कि अब चेतन को अधिक दिनों तक मूर्ख नहीं बना सकता हूँ। केतन के समझ में आ गया कि अब ज़्यादा दिन तक मैं चेतन को मूर्ख नहीं बना सकता। उनके घर के पिछवाड़े में जो बाग था उसमें अमरूद का एक पेड़ था। उस पर बड़े बड़े फल अमरूद के लगे हुए थे। केतन अमरूद को तोड़ता था और वह बाजार बेचने जाता था। एक दिन सुबह जब केतन झोला लेकर अमरूद के पेड़ पर चढ़ गया और अमरूद तोड़कर झोले में भरने लगा, उस समय क्या हुआ? चेतन हाथ में कुल्हाड़ी लेकर भागता हुआ आया और कहा, क्या कहा? केतन ने उसे आते हुए जब देखा लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाया और वह ऊपर से चिल्लाया, कहा, चेतन कुल्हाड़ी लेकर यहाँ क्यों आए हो? चेतन बोला, हम अमरूद के इस पेड़ को जड़ से ही काटेंगे, हमें इसको काटना है जड़ से। इस पर केतन बोला, ये क्या पागलपन है? केतन कहा, अरे ऐसा क्यों करते हो? ये तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्या तुम पेड़ को जब जड़ से ही काट दोगे तो पेड़ गिर जाएगा? तुम ऐसा जानते नहीं हो? तुम्हें पता नहीं है? या कहते कहते केतन जल्दी से पेड़ से नीचे उतर आया। नीचे का हिस्सा मेरा है। चेतन ने कहा, नीचे का हिस्सा मेरा है, मैं जो भी चाहूँ करूँ, उससे तुम्हें क्या? यह कहकर चेतन पेड़ काटने लगा। ठीक है, और केतन रोकता ही रह गया लेकिन चेतन नहीं माना। ठीक है, नहीं माना। इस पर हुआ क्या? चेतन धीरे धीरे कुल्हाड़ी का वार पेड़ के निचले हिस्से में करना शुरू किया। एक बार कर भी दिया। केतन आगे बढ़कर चेतन का हाथ पकड़ लिया। उसको समझ में आ गया कि अब यहाँ होशियारी नहीं चलेगी और वो अपनी गलती पर पछताया, माफ़ी मांगा। बोला, मेरे भाई मुझे माफ़ कर दे, पर ऐसा अनर्थ मत कर, मतलब मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ होशियारी की थी, बुद्धिमानी लगाई थी, तुझे परेशान किया था, खुद मौज कर रहा था, तो ऐसा अनर्थ ना कर, मतलब पेड़ ना काट और मुझे माफ़ कर दे। ऐसा कहकर केतन रोने लगा। अब से केतन ने कहा, अब से हम दोनों भाई एक होकर रहेंगे और जो हमारी पुश्तैनी चीज़ें हैं इनका उपयोग हम मिल बांट कर ही करेंगे। केतन ने ऐसा कहा। जब चेतन को ऐसा लगा कि केतन अपनी गलती का एहसास कर रहा है, अपनी गलती मान रहा है, तो उसने क्या किया? उसने अपने मन में उसे बड़ी खुशी हुई और वह बुढ़िया चाची को धन्यवाद देने के लिए वहाँ से चल पड़ा। कौन चल पड़ा? चेतन। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों यह कहानी पढ़ने से आपको क्या सीख मिलती है? आपको यही सीख मिलती है कि पूरी तरह किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है। और इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान बनकर हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, मूर्ख लोगों का कहीं ठिकाना नहीं है। आपस में भाई भाई को हमेशा मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार की होशियारी नहीं दिखाना चाहिए। सबको आपस में समान भाव से रहना चाहिए। भाई भाई के अंदर तो कभी बैर भावना होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब आइए देखिए, इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं अभ्यास प्रश्न में। देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें मौखिक प्रश्न है जो आपको बोल बोल कर पढ़ना और लिखित प्रश्नों को आपको कॉपी में लिखकर याद करना है। ठीक है, मौखिक प्रश्न में है कि दोनों भाइयों के क्या नाम थे? दोनों भाइयों के क्या नाम थे? एक का नाम था केतन और दूसरे का नाम था चेतन। दूसरा प्रश्न है, दोनों में ज़्यादा होशियार कौन था? दोनों में जो बड़ा भाई था केतन, वही ज़्यादा होशियार था। तीसरा प्रश्न है, चेतन कैसा व्यक्ति था? तो चेतन कैसा व्यक्ति था? चेतन सीधा साधा भोला व्यक्ति था। चौथा प्रश्न है बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से, इसका उत्तर होगा कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान बनकर हमेशा रहना चाहिए। मूर्ख के लिए
कोई जगह नहीं है और भाई भाई को आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आइए लिखित प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। केतन और चेतन कंबल का इस्तेमाल किस प्रकार से करते थे? तो सर्दी की रातों में इसका उत्तर होगा बच्चों कि केतन और चेतन कंबल का इस्तेमाल इस प्रकार से करते थे कि सर्दी की रातों में केतन कंबल का इस्तेमाल करता था और दिन में चेतन कंबल का इस्तेमाल करता था। अब देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है कि दोनों भाइयों ने कंबल का बंटवारा किस प्रकार से किया? तो दोनों भाइयों ने कंबल का बंटवारा इस प्रकार से किया कि केतन ने कहा हमारे पास जो कंबल है उसे सर्दी की रातों में मैं ओढ़ूंगा और दिन में तुम ओढ़ लेना। तो चेतन ने कहा ठीक है। इस प्रकार से दोनों भाइयों ने कंबल का बंटवारा किया। तीसरा प्रश्न है बगीचे के फलदार पेड़ों का बंटवारा केतन ने किस प्रकार किया? बगीचे के जो फलदार वृक्ष थे उसका बंटवारा केतन ने इस प्रकार से किया कि निचले हिस्से को उसने चेतन को दे दिया और ऊपर के हिस्से को वह स्वयं ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से। आइए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। चेतन की दुर्दशा को देखकर बुढ़िया ने क्या उपाय बताया? चेतन की दुर्दशा, इसका उत्तर होगा चेतन की दुर्दशा देख करके बुढ़िया ने कहा बेटा तुम एक काम करना, उस कंबल को दिन में भिगो कर रखना। ऐसा करने से केतन कंबल ओढ़कर नहीं सो पाएगा। अगर वह तुम्हें कंबल भिगोने का कारण पूछे तो तुम साफ कहना कि दिन में कंबल मेरा है, मैं उसे भिगोऊं या जो कुछ भी करूं वह समझ जाएगा। तुम उससे कहना कि दिन में कंबल तुम्हारा है। ठीक है, तुम उससे डरना नहीं, उससे कहना कि दिन में तो कंबल तुम्हारा है। और इसी प्रकार से जब वह फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ेगा तब तुम कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ काटने के लिए जाना। तब वह डरकर जड़ काटने के लिए मना करेगा। तब भी तुम कहना कि पेड़ के निचले हिस्से के तुम मालिक हो, तुम अपने हिस्से के साथ कुछ भी कर सकते हो। इस पर केतन समझ जाएगा। इस प्रकार से बुढ़िया चाची ने चेतन की दुर्दशा देख करके उपाय सुझाया। दूसरा प्रश्न है केतन सीधे रास्ते पर किस तरह से आया? केतन सीधे रास्ते पर किस तरह से आया? इसका उत्तर होगा बच्चों कि चेतन जो था, ठीक है, जब बुढ़िया काकी से सारी बात बताया चेतन, तो बुढ़िया काकी ने जैसे जैसे उसे बताया वैसे वैसे वो करने लगा। क्या करने लगा? गाय का अगला हिस्सा मेरा है ऐसा कहकर वह गाय के अगले हिस्से पर मारने लगा, जिससे केतन दूध नहीं दो पाया। और फिर पेड़ पर जब फल तोड़ने के लिए केतन चढ़ा तो चेतन उसको जड़ से काटने लगा। इस पर केतन फल नहीं तोड़ पाया। और रात्रि में जब कंबल भीगा हुआ मिला तो केतन कंबल ओढ़कर पूरी रात सुख की नींद नहीं सो पाया, चैन की नींद नहीं सो पाया। इस तरीके से जब चेतन ने केतन के सभी कार्यों के विपरीत करना शुरू किया, ठीक है, बंटवारे के विपरीत काम करना शुरू किया, तो केतन सीधे रास्ते पर स्वयं ही आ गया। तीसरा प्रश्न है अंत में दोनों भाइयों ने क्या निर्णय लिया? अंत में दोनों भाइयों ने यह निर्णय लिया कि अब से हम दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे और सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी मिल बांट कर करेंगे। यह कहते हुए केतन ने चेतन को गले से लगा लिया और दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ है संकेत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प क्या है? घर के पिछवाड़े या बाग में किसका पेड़ था? घर के पिछवाड़े या बाग में किस चीज़ का पेड़ था? तो वहाँ अमरूद का पेड़ था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है केतन अमरूद तोड़कर क्या करता था? तो केतन अमरूद तोड़कर बेचता था। फिर है हाथ में कुल्हाड़ी लेकर कौन आया?
हाथ में कुल्हाड़ी लेकर चेतन आया। कौन आया? चेतन आया। उचित शब्दों में रिक्त स्थान भरिए। घ वाला है, उचित शब्दों में रिक्त स्थान भरिए। केतन और चेतन ने पुश्तैनी चीज़ों का बंटवारा किया। किन चीज़ों का बंटवारा किया? पुश्तैनी चीज़ों का। फिर रात में केतन, यहाँ केतन भरना है। रात में केतन कंबल ओढ़कर चैन की नींद सोता था। तीसरा है इसमें, चेतन की दशा देखकर बुढ़िया चाची ने समझाया। किसने समझाया? बुढ़िया चाची ने समझाया। अब बच्चों देखते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में है, उलट पुलट कर दिए गए इन वर्णों से सार्थक शब्द बनाइए। वर्ण दिया है ल, र, फ, दा। इसका सही शब्द बनाना है सार्थक शब्द, जिसका सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। तो इसका क्या हो जाएगा? फलदार। और दूसरा है म, रू, अ और द। इसका क्या हो जाएगा? अमरूद। इसका सार्थक शब्द हो जाएगा अमरूद। ठीक है। और तीसरा है अ, न, चा और क। तो इसका हो जाएगा अचानक। और ये देखिए तीसरा है न्या व ध द। क्या है? न्या व ध द, तो हो जाएगा धन्यवाद। चौथा काम ने बताया ही आपको। पांचवा है त, ज, ए और रा। त, ज, ए और रा। तो इसका क्या हो जाएगा? एतराज। इसका क्या हो जाएगा सार्थक शब्द? ऐतराज। ठीक है। अब ख वाला देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के क्या लिखना है? विलोम शब्द लिखना है। अब इसमें देखिए, होशियार का विलोम क्या होगा? बुद्धू। अगला का विलोम होगा पिछला। और चैन का विलोम होगा परेशान होना। ठीक है। रात का विलोम होगा दिन। मालिक का विलोम होगा नौकर। तोड़ना का विलोम होगा लगाना, जोड़ना। तोड़ना का विलोम क्या होगा? सॉरी, जोड़ना। अब देखिए, उचित पर्यायवाची शब्दों पर गोला बनाइए। तो इसमें पर्यायवाची शब्द कौन है? घर का पर्यायवाची है निकेतन। ठीक है, घर का पर्यायवाची है निकेतन और दिन का पर्यायवाची है दिवाकर। इस प्रकार से आइए देखिए घा वाला। आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप? आप जानते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ठीक है। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सबके नामों के लिए प्रयुक्त शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। क्या? उत्तम पुरुष, मैं और हम, मध्यम पुरुष, तुम और आप, और अन्य पुरुष, वह, यह। अब देखिए निश्चयवाचक जो सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होगा कुछ और कोई। निजवाचक सर्वनाम में आप, खुद, स्वयं। संबंधवाचक सर्वनाम में जैसी, वैसी, जिसे, उसे। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कब, कौन, क्या, कहाँ। ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बच्चों अब इस प्रकार से देखिए, नीचे कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। इसे आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। इसे आप स्वयं से करिएगा। सर्वनाम शब्द क्या हैं? हम, आप, यह, कुछ, आप, जो, ओ। हम, आप, यह, कुछ, आप, जो, ओ। ये इतने सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है। ये आप लोगों को खुद से करना है। हम उम्मीद करते हैं बच्चों, जितना हमने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। धन्यवाद बच्चों।